किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में असम के नौगांव के किसानों का किया जिक्र। हाथियों से बचने के लिए नौगांव के किसानों की कोशिशों की तारीफ। पर्पल ब्लॉट रोग प्याज की फसल के लिए बनता जा रहा है गंभीर चुनौती। इस रोग में पत्तियों और तनों पर प्रभाव से रुक जाता है पौधों का विकास। कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी रोकथाम के लिए सुझाए उपाय। मध्य प्रदेश के किसान 20 जनवरी से 31 मार्च तक अपना पंजीकरण कराकर गेहूं की सरकारी खरीद का बन सकते हैं हिस्सा। पंजीयन हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह की है व्यवस्था। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर, पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में असम के नौगांव के किसानों का जिक्र किया। उन्होंने हाथियों से बचने के लिए नौगांव के किसानों की कोशिशों की तारीफ की। असम में एक जगह है नौगांव। नौगांव हमारे देश की महान विभूति श्रीमद शंकर देव जी का जन्मस्थान भी है। यह जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ हाथियों का भी एक बड़ा ठिकाना है। इस क्षेत्र में कई घटनाएं देखी जा रही थी जहाँ हाथियों के झुंड फसलों को बर्बाद कर देते थे। किसान परेशान रहते थे, जिससे आसपास के करीब 100 गांवों के लोग बहुत परेशान थे। लेकिन गांव वाले हाथियों की भी मजबूरी समझते थे। उन्हें पता था कि हाथी भूख मिटाने के लिए खेतों का रुख कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों ने इसका समाधान निकालने की सोची। गांव वालों की एक टीम बनी जिसका नाम था हाथी बंधु। हाथी बंधुओं ने सूझबूझ दिखाते हुए करीब 800 बीघा बंजर भूमि पर एक अनूठी कोशिश की। यहाँ गांव वालों ने आपस में मिलजुल कर नेपियर ग्रास लगाई। इस घास को हाथी बहुत पसंद करते हैं। इसका असर ये हुआ कि हाथियों ने खेतों की ओर जाना कम कर दिया। यह हजारों गांव वालों के लिए बहुत राहत की बात है। उनका ये प्रयास हाथियों को भी खूब भाया है। देश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न फसलों की खरीद पर बोनस अथवा अनुदान दिया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष भी राज्य के किसानों को धान खरीद पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला लिया गया है। 19 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। अभी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान की खरीदी की जा रही है। शेष अंतर राशि का भुगतान सरकार अगले महीने में करेगी। इस साल राज्य में अभी किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। शेष अंतर राशि यानी 800 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान सरकार किसानों को एक मुश्त करेगी। सरकार द्वारा आज लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों को ये राशि फरवरी 2025 यानी के अगले माह बैंक खातों में जारी की जाएगी।
और मध्य प्रदेश के किसान 20 जनवरी से 31 मार्च तक अपना पंजीकरण कराकर गेहूं की सरकारी खरीद का हिस्सा बन सकते हैं। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन सुविधा के लिए गेहूं पंजीयन हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की गई है। इसमें किसान निःशुल्क एवं सशुल्क दोनों तरह से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और MP किसान ऐप पर भी की गई है। वहीं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक करने की घोषणा की है। केंद्र की इस घोषणा के बाद से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा उपचार लेने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। और प्याज एक अहम नकदी फसल है जो भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाती है। उत्तर भारत के अधिकतर किसान रबी सीजन में इसे उगाते हैं। इस समय प्याज की फसल बढ़वार की अवस्था में होती है और इसी दौरान पर्पल ब्लॉच रोग फसल के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है। ये रोग प्याज की पत्तियों और तनों पर प्रभाव डालता है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इसके नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए जाएं, तो ये रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पर्पल ब्लॉच रोग का पारंपरिक लक्षण प्याज की पत्तियों पर छोटे पानी से भरे हल्के पीले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, ये धब्बे भूरे या बैंगनी रंग में बदल जाते हैं और चारों ओर पीला घेरा बन जाता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पत्तियां पूरी तरह से सूखकर झुलसने लगती हैं और तने भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पौधे का समग्र विकास रुक जाता है। जब पत्तियां समय से पहले सूखने लगती हैं तो बल्ब का विकास भी रुक जाता है, जिससे प्याज की उपज में कमी आती है और फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्याज के पर्पल ब्लॉच रोग को केमिकल दवाओं से नियंत्रण के लिए पारंपरिक अवस्था में मैनकोजेब 75 WP का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रोपिकोनजेल 25 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है, या फिर क्लोरोथेलोनिल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। इन केमिकल दवाओं का छिड़काव फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए, ताकि रोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पर्पल ब्लॉच रोग के नियंत्रण के लिए जैविक तरीके अपनाने में डाइकोडर्मा का उपयोग प्रभावी हो सकता है। ये पौधों के रोग जनकों पर नियंत्रण पाने में सहायक है और खेत में जैविक नियंत्रण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैविक खाद का उपयोग करने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जो पर्पल ब्लॉच रोग से बचाव में मदद करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है तथा किसानों बागवानों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से तैयार की जाने वाली मक्का और गेहूं की फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया और पिछले खरीफ सीजन से ही 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मक्की की खरीद आरंभ करवाई। इसके तहत प्रदेश भर में लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई। विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती से तैयार की गई इस मक्की के आटे को अब उचित मूल्य की दुकानों में हिम मक्की आटा ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। जिला हमीरपुर में दाभयार कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के डिपो में भी लोग हिम मक्की आटा के पैक को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते आम जन के साथ साथ बेजुबान भी काफ़ी परेशान है। ठंड के मौसम में पशुओं के खान पान एवं प्रबंधन पर खास ध्यान देना चाहिए। फरवरी तक पशुओं को अच्छी मात्रा में पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसानों को ठंड के मौसम में अन्य मौसम की अपेक्षा पशु की संपूर्ण आहार की आवश्यकता का 20% अधिक दाना देना चाहिए, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में होने चाहिए। सभी पोषक तत्व हरे चारे जैसे जाड़े में बरसीम,
लुरसन जई में पाए जाते हैं। प्रोटीन एवं वसा की पूर्ति के लिए लगभग सभी प्रकार की खलियां व अनाज के दाने को पशु आहार में प्रयोग करना चाहिए। विटामिन तो हरे चारे से मिल ही जाते हैं, लेकिन खनिज के लिए खड़िया गेहूं का चोकर प्रयोग करना चाहिए। सर्दियों में नवजात बच्चों को बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें डायरिया एवं निमोनिया का संक्रमण भी नवजात में तेजी से फैलता है, जिससे बच्चों की मृत्यु संभावित है। ऐसी स्थिति में बच्चों के सुबह शाम बोरी से ढक कर रखना चाहिए। किसान अपने पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं, जिससे पशुओं में पानी की कमी ना होने पाए। बिहार के अररिया जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। लगातार रैक से खाद मंगाया जा रहा है। जिले में वर्तमान समय में 5000 मिलियन टन खाद उपलब्ध है। खाद की किल्लत दिखाकर कालाबाजारी करने वाले खाद विक्रेताओं पर कार्रवाई जारी है, और यदि कोई खाद विक्रेता किसान से अधिक कीमत कालाबाजारी से खाद बिक्री करते हैं तो उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई के साथ साथ दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी गौरव प्रसाद सिंह ने कहा है कि खाद दुकानों के साथ साथ प्रखंड मुख्यालय में खाद उपलब्ध है। किसी भी किसान को अधिक मात्रा में खाद चाहिए तो वह प्रखंड मुख्यालय से खाद ले सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के खाद दुकानदारों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर का बदरवाह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई और राज्यों में भी सर्दी के साथ कोहरा छाया हुआ है। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान भी जताया है। दिल्ली के इंडिया गेट, मयूर विहार और अक्षरधाम में कोहरे की पतली चादर देखी गई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के दक्षिण श्रीलंका तट पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लखनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुटकी के किसान शेष राम ने मनरेगा योजना के तहत अपने खेत में कूप का निर्माण कराया है। पहले किसान को बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में वह बस बरसात के समय में फसल ले पाते थे। अब खेत में कुएं का निर्माण होने से उन्हें खेती के लिए भरपूर पानी मिल रहा है और अब खेत में बरसात के बाद भी अन्य फसलें लगने लगी हैं। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा तकनीकी सहायक से उन्हें योजना के तहत कूप निर्माण में सहयोग की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही आवेदन कर दिया। किसान ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुआं निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया था, जिस पर ग्राम के तकनीकी सहायक द्वारा तकनीकी प्राक्कलन तैयार कर जनपद से जिले को भेजा गया और फिर वहां से कुएं के निर्माण के लिए 2.99 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई। बिजनेस चैम्बर CII द्वारा जारी सर्वे के अनुसार निजी निवेश और रोजगार में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की समग्र विकास दर 6.4 से 6.7% के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर बढ़कर 7% होने की संभावना है। सर्वे में कहा गया है कि भारत जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बीच एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को दोबारा से जागृत करने में मदद की है। सरकार पब्लिक कैपेक्स आधारित विकास पर जोर दे रही है, जो कि देश के आर्थिक विकास में मददगार बन रहा है। आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन भी हाल की नीतिगत चर्चाओं में केंद्र में रहा है। 2047 तक विकसित भारत का विजन अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन की अनिवार्यता पर अच्छा प्रदर्शन करने पर टिका है। सर्वे के शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि लगभग 97% सैंपल फर्मों द्वारा 2024-25 और 2025-26 दोनों में ही रोजगार बढ़ाने की संभावना है। वास्तव में प्रतिभागियों की 79% फर्मों ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 सालों में ज्यादा लोगों को जोड़ा है। नई दिल्ली में दिल्ली बिज एक्सपो अवार्ड एवं समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में स्टार्टअप और युवा उद्यमी शामिल हुए। उनके नवाचारों और उद्यमशीलता के लिए बिज एक्सपो सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में महिला उद्यमी भी काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल स्टार्टअप उद्यमियों ने नवाचार आइडियाज़ और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की। अलौकिक महाकुंभ में देश विदेश से हर रोज ही लाखों श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आए हुए श्रद्धालु शिव भक्ति की अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेकों प्रारूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। इन सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। ये मालाएं देश भर के 10,000 गांवों में घूमकर और मांग कर एकत्रित की गई हैं। इनमें 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना व गौ रक्षा जैसे संकल्पों को साकार करना है। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष शिवड़ियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र हैं, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 7 फीट मोटी 7 पुरिया है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक बड़ी ग्रुप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है। क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमाचित्रम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रीश्च, नवदुर्गा प्रतीक्षा। भगवती भी विराजमान है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के महापर्व महाकुंभ में देश भर से करोड़ों लोग जुट रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर विशेष प्रबंधन भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं के खाने पीने का ध्यान रखते हुए मेला क्षेत्र में अनेक संस्थानों द्वारा प्रसादम का वितरण भी किया जा रहा है। इसमें इस्कॉन द्वारा मेला क्षेत्र में 3 किचन चलाए जा रहे हैं। साथ ही प्रसादम वितरण के लिए 70 से ज्यादा काउंटर भी लगाए गए हैं, जिसमें रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता जय सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। मेले और मेले के आसपास कई ऐसे प्रसादम क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर रोजाना की संख्या में करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही प्रसादम क्षेत्र आप देख रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से खास तौर पर ये व्यवस्था की गई है। करीब 70 यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर लोगों को ताजा भोजन वितरित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर 4 किचन्स बनाई गई हैं इस्कॉन की तरफ से, जहां पर ये जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है और वीकेंड पे यानी कि शनिवार रविवार संख्या और भी बढ़ जाती है लोगों की। बिल्कुल, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और हमें ऐसे मोर देन 70 स्पॉट हैं। मेले के अंदर 30 स्पॉट हैं, मेले के बाहर 40 स्पॉट हैं जहाँ पे रेगुलरली प्रसादम वितरण हो रहा है। लगभग डेली बेसिस में हमारे लाखों लोगों के लिए हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं और ये वीकेंड्स में और इनफैक्ट ये मेले के समय, स्नान के समय और ज्यादा ये बढ़ जाता है। सो हम यहाँ के जो किचन है वहाँ से हम 70,000 वीकेंड में, नॉर्मल डे में 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुसरो पार्क के अंदर हम वीकेंड्स में लाख 1.5 लाख में स्नान के समय और नॉर्मल डे में हम 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर में इस समय मूली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं, सरसों और जई के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड में भी इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान सूरजमुखी, गाजर, मूली, शलगम और पालक की बुवाई भी कर लें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान सरसों, गेहूं और सब्जियों की हल्की सिंचाई करें। राजस्थान के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं दिल्ली के किसान प्याज,
टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय प्याज, टमाटर, फूल गोभी और ब्रोकली की बुवाई की जा सकती है। बिहार के किसान टमाटर, मटर और आलू की समय अनुसार हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में किसान धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में सभी दालों, तिलहन, सब्जियों और मसालों की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम में किसान बोरो धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान इस मौसम में गेहूं और सरसों की हल्की सिंचाई करें। मेघालय के किसान टमाटर और अदरक की नर्सरी लगा लें। नागालैंड के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर के जालूरा सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। कल एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया था, जहां अंदर से गोलीबारी देखी गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने कहा है कि पूरे देश में पिछले 6 महीनों में जेपीसी लगातार बैठक कर रही है और जल्द ही आम सहमति पर पहुंचकर बजट सत्र में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। 70 सीट की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। दिल्ली चुनाव में सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीट से। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।